कैसे हैं? तो मैं सलिंदर सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा जिससे रिलेटेड मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू। देखिए फ्रेंड्स, अब की बार जो एनटी नेट का रिजल्ट आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने नेट क्वालिफाई किया, बहुत से लोगों का सिंपल नेट हुआ, बहुत से लोगों का जेआरएफ हुआ। तो अब जिन लोगों का भी नेट हुआ है तो जेआरएफ हुआ है तो उनके मन में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर नेट या जेआरएफ के बाद हम क्या करें। बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि अब बस एक बार नेट हुआ तो रोजगार मिल गया, यानी नौकरी पक्की हो गई है, बस इसको सर्टिफिकेट को किसी को दिखाना है और नौकरी का लेटर लेके आना है। और बहुत से सभी कंफ्यूजन आ जाता है जब हम एक नई मंजिल पे पहुंचते हैं। नई मंजिल पे पहुंचने के बाद एक कंफ्यूजन आना लाजमी बात है, पक्का बात है ये सबके बीच में। तो कितने सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब में यही कंफ्यूजन है। तो कैसे इसको टैकल करें, जॉब के लिए हमें आगे जाना चाहिए या रिसर्च के लिए आगे जाना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं दो भागों में इसको बांट कर बात करूंगा कि अगर आप पहले ऑलरेडी जॉब में हैं तो क्या करें, अगर आपने अभी फ्रेश एमए किया है तो क्या करें, और अगर आप दूसरी कोई बीच में कोई डिग्री साथ में अभी कर रहे हैं, यानी इन बिटवीन है, या आप बीएड कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो फिर क्या करें, और पीएचडी के लिए क्या करें। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि जिन लोगों का अभी एमए फ्रेश हुआ है, अब उनको कहीं एडमिशन लेना था, उन्होंने मान लिया एमए कंप्लीट करते करते ही नेट या जेआरएफ कर लिया, तो उन्होंने किसी भी नए सब्जेक्ट नए कोर्स में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, यानी फ्रेशर है, उसको क्या करना चाहिए। तो उसको सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को रिसर्च के लिए तैयार कर ले। रिसर्च के लिए तैयार करने का मतलब क्या बनता है कि हमें अपने इंटरेस्ट एरिया को चुन लेना चाहिए कि हमें किस एरिया में इंटरेस्ट है, जहां पर हमें रिसर्च करना है, और उसके लिए तैयारी शुरू करना चाहिए। और जो टाइमली जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकलते हैं, वहां पर अपना अप्लाई करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मान लिया कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई हिमाचल प्रदेश से है, तो आपको यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए ये नहीं सोचना है कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी में ही फॉर्म निकलेगा तो तब मैं अप्लाई करूंगा। नहीं, आप अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए। अगर आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, जिस एरिया में इंटरेस्ट है, वहां कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा, उसमें पीएचडी में अच्छी फैकल्टी किसके पास है। जैसे जेएनयू है, उसके पास किस उसमें जैसे फैकल्टी है, अगर मतलब सबका सिलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए कि बेस्ट किस फील्ड की जो फैकल्टी है किस यूनिवर्सिटी में है, और पीएचडी के लिए चूज कीजिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने फील्ड के हिसाब से। ये आप सबसे पहले ध्यान रखना है। ऐसे ही नहीं आंख बंद करके कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर देना है। और पीएचडी के लिए आपको तो बस यही लगता है, हमें ज्यादातर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है, उनको ये लग रहा है कि जैसे हमारा जेआरएफ हो गया है, एक बार बस ये 35,000 है, जो 35,000 रुपए हमें मिलने हैं, हमें वो मिल जाए, बस हमें रिसर्च से कोई मतलब नहीं है। वो चीज आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल मिसगाइडेड चीज है। बस अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको 35,000 मिलने वाले हैं, ये सबसे मिसगाइडेड चीज है। वो पैसे आपको रिसर्च के लिए मिलते हैं, आपको वो पैसे रिसर्च की क्वालिटी के ऊपर लगाने हैं, अपने आप को उस सब्जेक्ट में और डेप्थ में उतारने के लिए लगाने हैं। वो पैसे आपको घर के खर्च के लिए नहीं मिले हैं, इस बात को आप पहले ध्यान में रखें। अपने फील्ड की, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपका जेआरएफ हुआ, तो कोई एक यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, नेट पे ढूंढें, आप उनके रिलेटेड जाने पहले कितनी पीएचडी हुई है, किस किस फील्ड में, अगर हो सके तो वहां जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, पहले वहां का विजिट करें, वहां के प्रोफेसर से मिले और वहां के स्कॉलर से मिले। तो मेरा फ्रेशर के लिए यही एडवाइस है। उसके बाद दूसरा जो एडवाइस ये है कि अगर आप अभी इन बिटवीन है, यानी एमफिल कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, और अभी आपका जेआरएफ हो गया, तो फिर क्या करें। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास आया है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिग्री आप अभी कर रहे हैं पहले इसको कंप्लीट करें। क्योंकि मान लिया आपका बीएड का 1 ईयर हो गया है, 1 ईयर अभी बाकी है, और आप यहां से छोड़ के, मेरा तो जेआरएफ हो गया है, मैं बीएड का क्या करूंगा, और आपने सोच लिया कि मैं पीएचडी में चला जाता हूं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि आपका जब बीएड कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी हो जाती है, एमए प्लस बीएड करके आप लेक्चरर के लिए, मतलब जो चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या अकॉर्डिंग टू स्टेट जो स्कूल लेक्चरर के लिए पोस्ट निकलती है, उनके लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपने
आपने यहाँ से टर्न लिया तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को मतलब एक एलिजिबिलिटी को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे जॉब मिलना और यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज कैडर पे की जॉब मिलना एक मतलब बहुत बड़ा गैप होता है। वहां पर 80% चांस है तो यहाँ पर 20% चांस है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप इन बिटवीन हैं बीएड के तो आप अभी बीएड मत छोड़िए, क्योंकि आपके पास कॉलेज कैडर में अप्लाई करने के लिए आपके पास नेट हो गया है, आप एलिजिबल हैं। पीएचडी का तो आपको 6 ईयर के बाद मिलेगा, तब आप 5 या 6 साल के बाद ही मिलता है, तो वहां पर जाकर आप एलिजिबल होंगे। अकॉर्डिंग टू तो आप एलिजिबल अभी हैं, पीएचडी तो तब कंसिडर होगा ना आपका। तो आप अपनी डिग्री को पूरा कीजिए, चाहे आप एमफिल कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, अपनी डिग्री को बीच में ना छोड़ें। तो ये मेरा सबसे बड़ा वो है कि अब बहुत से लोग यही करते हैं कि फेंक देते हैं पर्चों को, अब वो 35 तो वहां मिलेंगे ही, अब यहाँ बीएड करके मैं क्या करूंगा, 1 साल भी कहूंगा बीएड भी कहूंगा। ये सबसे गलत उसमें हम चले जाते हैं। इसके बाद जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। नेट हो गया या जेआरएफ हो गया तो वो क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, आप एग्जिस्टिंग में जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब पे भी अपना ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको पता है कि आप एलिजिबल हो गए हैं, मान लिया पहले स्कूल टीचर थे, आप कॉलेज कैडर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मेरा आपकी बार एक स्टूडेंट था, उस सीआरपीएफ डिफेंस में था। डिफेंस में होते हुए उन्होंने अब वो यूपी में कॉलेज प्रवक्ता हो गए। तो अब देखिए, अब उन्होंने वहां से टर्न लिया, अब पहले वो जॉब करते रहे, अपनी पूरी आप तैयारी करते रहे। आप आज जो कर रहे हैं उसको करते करते अपनी तैयारी, अपनी डेप्थ को और गहराई से वो करें और कोशिश करें कि आप अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो पीएचडी आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो कोर्स वर्क है, तनख्वाह तो आपके पास है ही, आप कोर्स वर्क के लिए अपने डिपार्टमेंट से लीव ले सकते हैं, नॉन पेइंग लीव ले सकते हैं और अपनी पीएचडी का कोर्स वर्क कब कर सकते हैं 6 मंथ का। उसके बाद अपना जॉब करते रहिए और आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इस इन बिटवीन आपको जॉब लेक्चरर की, प्रोफेसर कॉलेज कैडर की जॉब मिलती है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। तो नेट अगर जेआरएफ हुआ है आपका, जेआरएफ आपका कोई आपका रिसर्च के लिए आपको उसमें जाना है, वो केवल वही 35,000 आपको लेने हैं। ये गलत नुआंस अपने आप में ना पालें और जो आप डिग्री कर रहे हैं उसको ना छोड़ें। और रिसर्च में जाना है तो एक सच्चे दिल से, एक सच्चे मन से जाइए। ये नहीं है कि एन केन करके हमने पीएचडी को लपेट लेना है और पीएचडी के कागज इकट्ठे करने, ऐसा पीएचडी का कोई फायदा नहीं है। रिसर्च प्योर कीजिए और अच्छी यूनिवर्सिटी से कीजिए। आजकल तो इंडिया में जो प्राइवेट टाइप की जो यूनिवर्सिटी हैं वो केवल आपका पैसा लेना चाहती हैं और उनकी जो डिग्री आपको जो डिग्री देंगी वो किसी काम की नहीं होती। तो आपको कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी ए ग्रेड यानी मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी करने का प्रयास करना है। वहीं पर आप कोशिश करो कि अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी, इस वीडियो को 2 बार सुनना और ये बातें आपको ध्यान में आएंगी, है ना। और अगर आपका नेट जेआरएफ हो गया है तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है सब्जेक्ट को पढ़ने की, सब्जेक्ट को डेप्थ में जाने की। तो तभी आपका फायदा होगा। ये नहीं कि आज आपने बस कॉपी को, अपनी किताबों को बंद करके रखना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।